हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी मेरे सैया साइको। तो चलिए इस कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और उसकी फैमिली ने जिन फैमिली का नाम और निशान मिटा दिया था। वहीं जिन गोंगशान जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके कुछ बचे हुए पैसे थे जिनसे उनका इलाज होता है। और अब हम यालनी को देखते हैं जिसने यांग यांग को डाइवोर्स पेपर्स पकड़ा दिए थे और साथ में पूरी फैमिली के सामने अनाउंस कर दिया था कि वो यांग यांग से डाइवोर्स लेकर रहेगी। और इस चीज़ से यांग यांग बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने साफ मना कर दिया कि वो उसे डाइवोर्स किसी भी कीमत पर नहीं देगी। और उन दोनों की ये बहस पूरी फैमिली बहुत ही शांति से देख रही थी। विंग और जांग चेन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि इनका डाइवोर्स नहीं होने वाला। लेकिन वी चांग से जो इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं था। लिटरली उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो इस रोज़ के झगड़े से परेशान हो चुके थे। इनका हर रोज़ झगड़ा होता था और हर रोज़ ये चीज़ें तोड़ फोड़ के यानी कुछ ना कुछ यांग यांग पर फेंकती और यांग यांग घर से बाहर चली जाती। यांग यांग घर पर रुकती ही नहीं थी और इस चीज़ से विचांग से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, आज वो इनका इस झगड़े को जो कि सिर्फ दिखता है इसका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें एक बिजनेस डील करनी थी और वो उस डील के लिए अपने इन तीनों लफंगे बच्चों को भेजते हैं। जहां ये तीनों जाते हैं और रास्ते में इन्हें जिन गोंगशान मिलता है जो कि सड़क पर आ चुका था, भिखारी बन चुका था। उसकी ये कंडीशन देखकर विंग को बड़ा मजा आता है और वो जिन गोंगशान के सामने यांग यांग को लेकर आता है। तो अब हम अपनी कहानी को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां जिन गोंगशान यांग यांग को देखकर पूरी तरीके से सदमे में जा चुका था और वो वहीं बैठ चुका था। ये देखकर जियांग चेन कहता है, लगता है इसे फिर से हार्ट अटैक आने वाला है। जिस पर विंग कहता है, इस बार इसे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, मरेगा ये। और ये बोलकर विंग फिर वापस कार में बैठता है क्योंकि उन्हें डील क्रैक करनी थी, इसीलिए वो वापस अपने बिजनेस के लिए निकल जाते हैं। वहीं जिन गोंगशान जो कि सड़क पर पड़ा हुआ था, उसे सच में वहाँ दोबारा हार्ट अटैक आ जाता है और इस बार उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। और इसी के साथ जिन फैमिली का चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो चुका था। जिन फैमिली में कोई नहीं बचा था। वहीं विंग उस डील में जाता है जहां वो कुछ लोगों के साथ बिजनेस डील करता है जो कि माफिया थे, कुछ गैंगस्टर्स थे, उन सब के साथ वो डील कर रहा था। ये लोग वैसे दिखने में काफ़ी ज़्यादा शांत थे लेकिन इनका ऑरा बहुत डेंजरस था और विंग इन सब में सबसे सुपीरियर था क्योंकि वो अब माफिया किंग बन चुका था। सब लोग उसे ग्रीट करते हैं एज अ माफिया किंग और विंग उनकी ग्रीटिंग को बहुत ही शांति से एक्सेप्ट करता है और अपनी उस किंग की चेयर पर बैठ जाता है। उसके ब्रदर और सिस्टर हमेशा उसके लेफ़्ट और राइट साइड में हमेशा की तरह खड़े हो जाते हैं और ये देखकर बाकी सब भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। और इसी के साथ वो मीटिंग स्टार्ट होती है जहां वो लोग चाइना की हर चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि किस चीज़ को किस तरीके से स्टेबलाइज करना है, किस में क्या करना है, कौन से बिजनेस को अप लेकर जाना है, किसको डाउन लेकर जाना है, किसके साथ क्या करना है, कौन सा पॉलिटिशियन पावर में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। हर चीज़ जैसे इनके हाथों में थी और विंग बस वहाँ बैठकर उनकी सबकी बातें सुन रहा था क्योंकि आखिरी डिसीजन उसका होने वाला था। और वो हर चीज़ को सुनने के बाद विंग अपना फैसला भी सुनाता है और फिर उसके बाद विंग एक मीटिंग जो कि पूरा दिन चलती है, शाम को वो घर के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि पूरा दिन उन्होंने मीटिंग में ही लगा दिया था क्योंकि ये मीटिंग बहुत बड़ी थी, इसमें हर कोई आया हुआ था। फिर वो इसके बाद घर आते हैं जहां वो देखते हैं कि विचांग से जो कि अब पूरी तरीके से अपने इस काम से फ्री हो चुके थे। ना वो माफिया किंग थे बिजनेस में, वो थोड़ा बहुत हाथ
पैर लगाते थे, लेकिन इतना वो बिजनेस में भी अब कोर नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अब अपने बच्चों के हाथ में ही सौंप दिया था। वो सब लोग आते हैं, आराम से अपना डिनर एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग शांति से हॉल में बैठ जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। तभी विचांग से, जो कि आज फैसला कर चुके थे कि आज इनके झगड़े को ख़त्म करना है, वो यांग यांग और यानली को आवाज़ देते हैं, जो सुनकर यांग यांग और यानली दोनों वहाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी विचांग से, जिनके हाथ में एक छड़ी थी जो कि साइड में रखी हुई थी, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, विचांग से यानली से पूछते हैं, यानली मुझे सच सच बताओ, आखिर चल क्या रहा है? तुम इसे डाइवोर्स क्यों लेना चाहती हो? जिस पर यानली अपने सर को झुका लेती है। ये देखकर विचांग से कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हें अपनी डॉटर की तरह समझता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बल्कि डॉटर समझा है। इसलिए बताओ मुझे क्या बात है। मैं तुम्हारा फादर हूँ और अगर इसने कुछ भी ऐसा किया है तो मुझे बता सकती हूँ, मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। ये सुनकर यानली एक नज़र विचांगसे की तरफ देखती है, जहाँ विचांगसे की नज़रें उसे अश्योरेंस दे रही थी। ये देखकर यानली अपने सर को झुकाकर कहती है, फादर हम दोनों की आपस में नहीं बनती, सो हमें अलग हो जाना चाहिए। आप लोगों के प्रेशर में आकर हमने शादी तो कर ली थी, लेकिन हम साथ में नहीं रह सकते। ये सुनकर विचांग से पूछते हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, साथ में क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं बन रही? जितना मुझे पता है तुम पहले रिलेशनशिप में रह चुके हो, तो इसका मतलब कि तुम्हारे बीच में कुछ तो है, प्यार है, थोड़ा बहुत ही सही पर है। फिर तुम उस प्यार को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? जिस पर यानली कहती है, फादर ऐसा नहीं हो सकता, हम साथ में नहीं रह सकते। जो सुनकर विचांग से उसे देख कर कहते हैं, खुलकर बताओ बात क्या है। अगर इसने कुछ किया है तो मुझे बता सकती हो, इसका कहीं अफेयर है तो बता सकती हो, इसने कुछ और किया है तो भी बता सकती हो। और ये बोलकर यांग को ग्लेयर करने लगते हैं, क्योंकि इन कुछ टाइम में उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। वहीं यांग यानली को घूरे जा रही थी। वहीं ये देख कर विचांग से गुस्से से कहते हैं, अपनी नज़रें झुकाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो उसे इस तरीके से गुस्से से घूरने की? ये सुनकर यांग की आंखें बड़ी हो जाती और कहती, फादर। इस पर विचांग से कहते हैं, सुना नहीं तुमने? और ये सुनकर यांग अपनी नज़रें झुका लेती हैं, दूसरी तरफ फेर लेती हैं। वहीं यानली, जो कि विचांग से की तरफ देख रही थी, तभी विचांग से उसके हाथ पर 2 बार पैट करते हैं और कहते हैं, बोलो यानली, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। और ये चीज़ वो उन्हें ग्लेयर करते हुए बोल रहे थे यांग को। वहीं ये सुनकर यानली कहती है, एक्चुअली फादर। इस पर विचांग से कहते हैं, अगर तुम इसकी वजह से डाइवोर्स लेना चाहती हो तो मैं इसे सुधार दूंगा, और कोई वजह? इस पर यानली कहती है, फादर लेकिन। तभी विचांग से कहते हैं, लेकिन क्या? फिर विचांग से गहरी सांस लेकर पूछते हैं, क्या तुम इसे अभी भी पसंद करती हो, हाँ या ना? क्या अभी भी तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई भी जगह है, प्यार है? अगर है तो तुम हमें बताओ, बस मुझे इतना जवाब दो, क्या तुम इससे भी प्यार करती हो या नहीं? ये सुनकर यानली चुप हो जाती है और विचांग से उस पर थोड़ा प्रेशर डालते हैं, जिस पर यानली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने सर को हाँ में हिलाती है। ये देख कर विचांग से कहते हैं, वर्ड्स। ये सुनकर यानली कहती है, हाँ फादर, मैं इसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये नहीं करती, और इस तरीके से इस रिश्ते में बांधना ठीक नहीं है, ये घुटन महसूस करती है। और ये बोलकर यानली फुट कर रोने लगती है। ये देखकर विचांग से यांग की तरफ गुस्से से घूरते हैं। वहीं यांग, जो कि यानली को देखे जा रही थी कि उसने ऐसा कब कहा, वहीं विचांग से कि उन गुस्से वाली नज़रों को देखकर यांग 2 कदम पीछे लेकर कहती, फादर। तभी विचांग से, जो कि जिन्होंने अपने पास छड़ी रख रखी थी, उस छड़ी को निकालते हैं और डायरेक्ट उनके पैर पर मारते हैं, जिस पर विंग कहता है, फादर। वहीं कांगसन कहती है, ये आपने क्या किया? वहीं यानली की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जैसे ही यांग को छड़ी टिकती है, वो गिरती तो नहीं, बस अपने पैरों पे ही खड़ी रहती है, लेकिन वो अपने फादर की तरफ देख रही थी। फादर। तभी भी चांग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उस बच्चे को रुलाने की? और ये बोल कर वो फिर से उसे मारते हैं। इस पर यांग कहते, फादर आप मुझे मार क्यों रहे हैं? जिस पर भी चांग से कहते, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुम्हारे इस बेफालतू के गुस्से की वजह से। किस चीज़ का गुस्सा है कि उसने वो सब बोला? लेकिन इतने टाइम तक इसने हमारा कितना अच्छा ध्यान रखा है,
तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती है। तुम्हें तो कोई होश ही नहीं होता तुम लोगों को तो, कि हम घर पे हैं नहीं हैं, हमने कुछ खाया पिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो अपने काम से काम होता है। और ये बच्चे हमारा कितना अच्छा ध्यान रखते हैं, और तुम लोग इन्हें ही बुली करते हो। ये सुनकर विंग कहता है मैं नहीं करता। वही जंक्शन कहता है मैं तो लालसीचर का बहुत ख्याल रखता हूँ। और ये बोल कर वो दोनों अपनी सेफ साइड में चले जाते हैं। वहीं ये देख कर यांग की तरफ देखती है, जो कि अपने भाइयों को देख रही थी कि हाय मुसीबत के वक्त कितनी जल्दी भागते हैं ये लोग। वहीं विचांग से फिर से मारते हैं, और इस बार उनकी छड़ी इतनी तेज़ टिकती है कि यांग सीधा अपने घुटनों पर आ जाती है। ये देख कर विचांग से कहते हैं माफ़ी मांगो, और आज के बाद अगर इस बच्चे की आंख में एक भी आंसू आया तुम्हारी वजह से तो, जिस पर यांग कहती है तो फादर क्या, जिस पर विचांग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे सवाल करने की। और ये बोलकर फिर से उसे एक छड़ी पड़ती है। वहीं यांग जो कि नीचे देख रही थी, यांग कहते हैं फादर रहने दीजिए। और ये बोलकर वो जल्दी से विचांग से कि आगे आ जाती है। ये देख कर विचांग से कहते हैं देखा मैं बचा रही है, तुम तो पिटने लायक ही हो। और ये बोलकर वो काफ़ी गुस्सा थे। वहीं विचांग से कहते हैं माफ़ी मांगो, और तुम जिस बात का गुस्सा दिखा रही हो वो बात बेकार की है। अपने बीच जो भी है सब कुछ जल्द से जल्द ठीक करो। और ये बोल कर विचांग से उस छड़ी को वहीं फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद कांग से सरन एक नज़र यांग को देखती है, जो कि नीचे देख रही थी। वहीं विंग और जियांग चैन जो कि उसे देख रहे थे, वो धीरे धीरे वहाँ से खिसक जाते हैं। उन सब के जाने के बाद यान ली और यांग अकेले वहाँ बचते हैं। यान ली यांग को उठाती है और उसे लेकर जाती है रूम में। वो यांग के पैरों पर मेडिसिन अप्लाई करने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो बार बार उससे माफ़ी मांगे जा रही थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, सबके सामने ऐसे डाइवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी। इसी वजह से यांग को पनिशमेंट मिली है, और वो बस रोए जा रही थी। वहीं यांग बस एक टक नीचे देखे जा रही थी, जैसे कि वो किसी गहरी सोच में हो। वो कुछ देर बाद यान ली की तरफ देखती हैं, जहाँ रोने से यान ली की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वहीं यान ली जो कि रोकर बिल्कुल अपनी आंखें लाल कर चुकी थी, वो फिर मेडिसिन को लेकर वापस उसे रखती है, और उसे रखने के लिए दूसरी तरफ जाती है कि तभी वो देखती है कि यांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख कर यान ली यांग की तरफ देखती है। वहीं यांग उसे इशारा करती है और यान ली उसके पास आकर बैठती है। तभी यांग धीरे से कहती है तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। ये सुनकर यान ली बिल्कुल चुप हो जाती है। हाँ उसे चाहिए, लेकिन वो ये चाहती भी नहीं है। उसे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, वो बस इस रिश्ते में खुश रहना चाहती है। उसे ये ज़िंदगी घुटन भरी लगने लगी है। वहीं यांग जैसे कि यान ली के मन की बातें पढ़ रही हो, समझ रही हो। तभी वो धीरे से कहती है आई एम सॉरी। और ये सुनकर यान ली पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो यांग की तरफ देखती है, जहाँ यांग धीरे से कहती है आई एम सॉरी। ये सुनकर यान ली फिर से कहती है तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो। जिस पर यांग उसके दोनों हाथों को पकड़ कर कहती है आई एम सॉरी। ये सुनकर यान ली कहती है तो फादर की वजह से सॉरी बोल रही हो ना, कोई बात नहीं, मैं फादर से बात कर लूँगी, तुम ऐसे बिहेव। लेकिन तभी यांग उसके दोनों हाथों को बिल्कुल टाइटली पकड़ के थे। मैंने कहा आई एम सॉरी, गलती मेरी थी। और ये बोल कर वो यान ली की तरफ देखती है। तभी यान ली कहती है तुम किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रही हो। इस पर यांग कहती है अच्छा तो मैं डाइवोर्स दे देना चाहिए। और ये सुनते ही यान ली को झटका लगता है। वहीं यांग कहती है डाइवोर्स पेपर मैं खुद रेडी करवाऊँगी अब। और ये बोलकर वो अपने फ़ोन को उठाती है और वहीं पर वकील को कॉल कर देती है। वहीं ये देख कर यान ली की आंखें बिल्कुल बड़ी हो चुकी थी। वो शॉकिंगली यांग को घूरे जा रही थी, देखे जा रही थी। वहीं यांग वकील से वहीं बात करती है और डाइवोर्स पेपर रेडी करवा देती है। और यान ली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अब एहसास हो चुका था कि शायद अब इस रिश्ते की एंडिंग आ चुकी है, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और ये सोचकर वो रूम से बाहर निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था।
वो कुछ काम कर रहा था, तभी वांग जी उसके गले में अपनी बाहें डाल लेता है। ये देख कर वांग जी कहता है, क्या बात है, आज मेरा डार्लिंग इतना स्वीट हो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? ये बोल कर वो वांग जी को अपनी गोद में बैठा लेता है। वहीं वांग जी विंग के गले में अपनी बाहें डाल कर कहता है, कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था। इस पर विंग कहता है, क्या सोच रहे थे? इस पर वांग जी नोटिस स्माइल के साथ कहता है, अगर मैं तुम्हारी शिकायत फादर से करूँ तो तुम्हें भी मार पड़ेगी, है ना? ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम मुझे मार खिलवाना चाहते हो, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? ये सुनकर वांग जी कहता है, मेरा क्या होगा? तभी विंग थोड़ा झुक कर कहता है, उसके बाद जितनी मुझे मार पड़ेगी उससे दुगनी पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा, सोच लो फिर तुम। और ये सुनकर वांग जी के चेक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। वह विंग के चेस्ट पर हिट करके कहता है, विंग क्या कर रहे हो तुम? इस पर विंग स्माइल करके कहता है, वही जो तुम चाहते हो। और ये बोलकर वो उसकी नोज को अपनी फिंगर से हल्का सा पुल करता है। और वहीं विंग की इस तरीके से करने से वांग जी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये देखकर विंग कहता है, तुम काफ़ी स्वीट हो। सुनकर वांग जी कहता है, और तुम बहुत बहुत क्यूट हो। ये सुनकर विंग उसका मुंह पर हाथ रख कर कहता है, ये बात हमारे रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर बाहर किसी को पता चला तो मेरे रेपुटेशन का क्या होगा? थोड़ी तो दया करो मुझ पर लांजान। ये सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, सीरियसली, द ग्रेट माफिया किंग विवुशियान अपनी इमेज के लिए इतना डरता है? जिस पर विंग कहता है, मैंने इतने सालों में अपनी इमेज बनाई है, तुम्हें पता है सब लोग मुझसे कितना डरते हैं। अरे तुम हो, बिल्कुल नहीं डरते मुझसे, थोड़ा डरा करो मुझसे। सुनकर वांग जी कहते हैं, द ग्रेट विवुशियान से सब डरते हैं सिवाय उनके लिटिल हस्बैंड से। सिर्फ उनका लिटिल हस्बैंड ये जो उनसे बिल्कुल नहीं डरता, और उससे द ग्रेट विवुशियान डरते हैं। सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ, आखिर कौन हस्बैंड है जो अपनी वाइफ से नहीं डरता? सुनकर वांग जी कहता है, वाइफ कौन है? इस पर विंग कहता है, ऑफ कोर्स तुम। इस पर वांग जी कहता है, नहीं, तुम वाइफ हो। सुनकर विंग कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, मैं वाइफ हूँ, खुश? इस पर वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुश हूँ। तभी विंग उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है, चलो बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। इस पर वांग जी उसके गले में बाहें डालकर कहता है, नहीं, मुझे आज नहीं सोना। सुनकर वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन देखता है, जहाँ वांग जी के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल थी। देखकर विंग कहता है, नो। इस पर वांग जी कहता है, यस। विंग कहता है, नो वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है, यस हबी। और ये बोलकर वो विंग को अपने साथ बेड पर खींच लेता है, और उन दोनों का रोमांटिक टाइम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा प्लीज करता है, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और आखिर में विंग हार कर वांग जी को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जियांग चैन और लां सेचैन के रूम में देखते हैं, जहाँ जियांग चैन जो कि लां सेचैन को टीज कर रहा था, लां सेचैन जो कि अपनी बॉडी पर लोशन वगैरह अप्लाई कर रहे थे, और जियांग चैन उनकी मिमिक्री कर रहा था, उनकी कॉपी कर रहा था, कभी वो कुछ करता कभी वो कुछ करता, और लां सेचैन उससे बिल्कुल परेशान हो चुके थे। वो आकर में जियांग चैन को पीटते हुए कहते, आचिंग क्या कर रहे हो तुम? वहीं आचिंग हंसते हुए कहता, हाय मेरी स्वीट वाइफी कितनी क्यूट है। सुनकर लां सेचैन कहता है, वाइफी, माय फुट, तुम कर क्या रहे थे? इस पर जियांग चैन उनकी एक्टिंग करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो लोशन लगा रहा था, देखो मेरे पैरों पर। और ये बोलकर वो अपने पैर दिखाता है, जहाँ उसके पैरों पर बहुत ज़्यादा लोशन लगा हुआ था, क्योंकि उसने थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा एक बार में ही लगा लिया। ये देख कर लां सेचैन कहता है, ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगाया जाता है, ये क्या है, तुमने खुद को क्या बना लिया है? ये सुनकर जियांग चैन कहता है, मैं अपनी स्किन की केयर कर रहा हूँ, देखो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये सुनकर लां सेचैन अपनी आंखें घुमाते हैं, और फिर जियांग चैन से कहते हैं, हाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये बोलकर वो फिर से अपनी जो नाइट रूटीन था उसे कंटिन्यू करते हैं, और फिर उसके बाद वो बेड पर लेट जाते हैं। वहीं ये देखकर जियांग चैन सीधा उनके ऊपर आते हुए कहता है, हाय मेरी वाइफी कितनी क्यूट लगती है। ये सुनकर जियांग चैन लां सेचैन कहते हैं, आचिंग बिल्कुल नहीं, कोशिश भी मत करना, हो तुम्हें पता है ना तुमने कल मेरी क्या हालत कर दी थी, आज बिल्कुल भी नहीं, आज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे सोने दो। ये सुनकर जियांग चैन कहता है, भगवान के लिए?
बस थोड़ा सा, जिस पर जांग लान से चन कहता है बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है मेरी बैग की क्या हालत है, और ऊपर से इस पर जांग चन कहता है ऊपर से इस पर लान से चन क्या फेस तो बिल्कुल गुस्से वाला जितर, और कहता है गुस्से से चिल्ला कर कहता है, और मेरी आंखें देखो, मेरी आंखें बिल्कुल स्वेली स्वेली हो रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मुझे सोने ही नहीं देते। सुनकर जांग चन कहता है अच्छा सॉरी डार्लिंग, और ये बोलकर वो लान सचैन को टाइटली हग कर लेता है, और फिर वो दोनों भी अपना बहुत ही क्यूट और स्वीट टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ यान ली छत पर जाकर बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, बिलख बिलख कर। तभी उसके पास कांग से सरन आती है, क्योंकि उन्होंने यानली को छत पर जाते हुए देख लिया था, और जब वो वहाँ आती है वो देखती है कि यानली बहुत ज़्यादा रो रही है। ये देख कर कांग से सरन उसके पास जाते हैं। यानली जैसे ही कांग से सरन को देखती है वो उसे हग करके और ज़्यादा रोने लगती है। यानली रोते हुए कहती है मदर मेरी क्या गलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या किया है, सिर्फ कुछ वर्ड्स की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। जिस सुनकर कांग से सरन उसे सहलाते हुए कहती है क्या हुआ है बच्चा, जिस पर यानली उन्हें सब कुछ बताती है। ये सुनकर कांग से सरन गहरी सांस लेकर कहती हैं हाँ मुझे आइडिया ही था कुछ ऐसा ही होगा। ये सुनकर यानली कहते हैं मतलब मैं क्या करूं, मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ रिश्ते को बचाने की वो उतना ही ज़्यादा टूट रहा है, मैं क्या करूं। इस पर कांग से सरन उसके बालों को सहलाते हुए कहती है पहले तुम रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, और रही बात इस रिश्ते को बचाने की तो तुम इसे बचाने की कोशिश ही मत करो। अगर ये टूटना होगा तो टूटेगा और बचना होगा तो बचेगा। सुनकर यानली कहती है लेकिन वो खुद डाइवोर्स पेपर रेडी करवा रही है। जो सुनकर कांग से सरन एक स्माइल के साथ कहती है मैं तुमसे एक बात लिख कर दे सकती हूँ, तुम दोनों का डाइवोर्स नहीं होगा। सुनकर यानली कहती है लेकिन मदर। तभी कांग से सरन कहती है ट्रस्ट मी, तुम दोनों का डाइवोर्स किसी भी कीमत पर नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना वो तुम्हें छोड़ने वाली है ना कुछ और। बस अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये रिश्ता बचे और जल्दी ठीक हो, हालांकि सुधरेगा धीरे धीरे सुधरेगा, लेकिन अगर तुम जल्दी प्रोग्रेस चाहती हो तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। जिस पर यानली अपने आप से साफ करते हुए कहते मैं कुछ भी करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ बताइए मुझे क्या करना होगा। जिस पर कांग से सरन कहती है उसे जेलस करो इतना ज़्यादा कि वो अपना कंट्रोल खो दे। सुनकर कांग से सरन कहती है जेलस। इस पर कांग से कहती है हाँ जेलस, तुम्हें पता है ना एक अल्फ़ा की कमज़ोरी होती है उसकी जेलसी। अगर उस अल्फ़ा को एहसास हो कि वो अपने ओमेगा को खोने वाला है तो लिटरली वो क्रेज़ी हो जाता है, और तुम्हें उसे उस क्रेज़ी तक पुश करना है। इस पर यानली कहते मदर वो सच में सही हो जाएगा सब कुछ। जिस पर कांग से सरन कहती है बिल्कुल, मैं उसकी माँ हूँ, मुझसे ज़्यादा उसे कोई नहीं जानता। और जो तुम्हारे फादर ने किया हालांकि वो एक हद तक सही है, लेकिन अब जो तुम्हें करना है वो उससे ज़्यादा अच्छे से असर करेगा। वैसे मुझे तुम्हें आइडिया पहले देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाएगा, शायद उसका गुस्सा थोड़ा है, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी। सुनकर यानली कहती है मैं करूँगी। इस पर कांग से सरन कहती है ठीक है, और ये बोलकर वो यानी कि आंसू साफ करते हुए कहती है और रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा ठीक है, अब अच्छे बच्चे की तरह जाओ रूम में और सो जाओ। इस पर कांग यानली कहती है मैं रूम में नहीं जाऊंगी। सुनकर कांग से सरन अपने सर पर हाथ मार कर कहती है हाँ मैं क्या करूँ, तुम बच्चों का जाओ और जाकर आराम से रूम में सो जाओ, कुछ नहीं बोलेगी, जाओ। और ये बोलकर वो यानली को ज़बरदस्ती नीचे लेकर आती है और उसे उसके रूम में धकेल देती है। वहीं यानली जैसे ही रूम में जाती है वो देखती है कि यांग ऑलरेडी सो चुकी है। ये देख कर यानली भी जाकर बेड पर एक साइड सो जाती है, लेकिन आज उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वो यांग को एक टक देखी जाती है जहाँ यांग बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। ये देख कर यानली धीरे धीरे उसके फेशियल फीचर्स को देखने लगती है, और वो वहीं पर उसे देखते देखते कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं, 3-4 दिन बाद, हाँ, जहाँ
इनके डाइवोर्स पेपर की बात तो चल ही रही थी, वे आए नहीं थे पेपर्स। और वही विंग और वांग जी अपने लाइफ में बहुत खुश थे। वांग जी जो कि अपने एग्ज़ाम्स ऑलरेडी दे चुका था और अभी वो मस्ती के मूड में था, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो गए तो पढ़ाई किस काम की, पढ़ाई से तब उसका कोई लेना देना ही नहीं है और वो अब मस्ती कर रहा था। और इसका सबसे ज़्यादा उसने फ़ायदा उठाया। उसने जो पीछे का बैकयार्ड था उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगा दिए। उसने जांग चैन ने मिलकर और लांसी चैन ने, इन तीनों ने मिलकर वहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स लगाए हैं, पूछो मत। हर तरीके के, हर सीज़न के बहुत सारे फ्लावर्स। और उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक गार्डनर को भी रख लिया, जो कि वहाँ पर उस गार्डन की बहुत अच्छे से केयर करने वाला था। वांग जी उन फ्लावर्स को देखकर काफ़ी खुश था। तभी विंग वहाँ आते हुए कहता है, वैसे तुमने अच्छा काम किया है। ये सुनकर वांग जी खुश होकर कहता है, देखा मैंने कहा था ये बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। और ये बोल कर वो कहता है, वो देखो वो वाले जो फ्लावर ना, वो वाले मैंने लगाए, वो वाले आचिंग ने लगाए और वो वाले गगन ने लगाए। और ये बोल कर वो हर फ्लावर की तरफ इशारा कर करके विंग को बता रहा था। और विंग जो कि उसकी हर एक बात को, हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से सुन रहा था, जैसे कि उसके कान में कोई मेलोडी बज रही हो। और विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उस पूरे जो नया नया गार्डन बना था उसमें घूम रहा था। वो हर चीज़ को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी विंग की नज़र एक फ्लावर पर जाती है जो कि वाइट लिली था। ये देखकर विंग कहता है कि फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है। सुनकर वांग जी कहते हैं, तुम्हें पसंद आया? सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने तो कहा था कि पूरा गार्डन ही इसका बना दो, लेकिन फिर ना, तुम्हें पता है अचिंग ने ना मना कर दिया। उसने कहा कि सारे ऐसे नहीं, क्योंकि थोड़े रंग बिरंगे लगा दो। तो मुझे भी आइडिया पसंद आया, इसलिए मैंने भी सारे रंग बिरंगे लगा दिए। और ये बोल कर वो अपनी बातें विंग को बताया जा रहा था और विंग उसकी बातें सुने जा रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब पूरे गार्डन में घूम कर वापस उसी प्लेस पर आ गया जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। तभी वांग जी विंग के आगे अपनी बाहें फैला कर कहता है, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा पूरा गार्डन? सुनकर विंग वांग जी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुनकर वांग जी कहता है, जैसे कि? तभी विंग अपनी नोज से वांग जी की नोज को हल्का सा रब करते हुए कहता है, बहुत खूबसूरत। सुनकर वांग जी बहुत खुश होता है, वो विंग को टाइटली हग कर लेता है। फिर वो दोनों अंदर आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि कांगसे सर ने लंच रेडी कर लिया है। अब वो लोग लंच के लिए बैठते हैं। विंग जो कि अपनी एक मीटिंग ख़त्म करके लंच के लिए ही आया था, उसके बाद वो फिर से ऑफिस जाने वाला था। विंग अपने खाने को खा रहा था कि तभी कांगसे सर कहती है, विंग तुम कॉलेज कब से जाने वाले हो? ये सुनकर विंग जो खाना खा रहा था वो रुक जाता है। तभी वांग जी कहता है, अरे हाँ मैं भूल गया, अब बताइए आप कॉलेज कब से जाने वाले हैं? ये सुनकर विंग कहता है, मेरा काम हो जाए तो फिर से। जिस पर कांगसे सर अपने कमर पर हाथ रखकर कहती है, विंग तुम क्यों भूल जाते हो? तुम एक स्टूडेंट भी हो, तो अपनी स्टूडेंट लाइफ को इस तरीके से मैस मत करो। अपने कॉलेज जाओ, एंजॉय करो, लाइफ है बेटा, जियो। जिस पर विंग कहता है, मदर नीचे। इस पर कांगसे सर कहती, क्या कितनी खूबसूरत जिंदगी है और तुम इस जिंदगी को सिर्फ अपने काम में बर्बाद कर रहे हो। हाँ, कैसे बच्चे हैं मेरे। और ये बोलकर कांगसे सर बिल्कुल ड्रामेटिकली एक्ट करने लगती है। ये देखकर वांग जी हंसते हुए कहता है, सच में मदर कैसा हस्बैंड है मेरा। और ये बोलकर वो दोनों बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली एक्ट कर रहे थे, बिल्कुल ड्रामा। ये देखकर विंग को हंसी आ जाती है और कहते हैं, मदर वांग जी बस करो। उस पर वो दोनों हंसने लगते हैं। और वहीं इस खिलखिलाहट के माहौल में वहाँ पर जांग चैन और लांसी चैन भी आते हुए कहते हैं, अरे वाह क्या माहौल बना है, क्या बात है। तभी कांगसे सर कहती है, हाँ आ गया मेरा एक और कमेरा बच्चा। सच में इन्होंने तो अपनी लाइफ को अपने उस काम के नाम कर दिया, क्या ज़िंदगी बना ली है खुद की। और ये बोलकर वो फिर से बहुत ही बुरी तरीके से एक्ट करती है। ये देखकर वांग जी हंसते हुए कहता है, सही कहा मदर, सच में इनकी ज़िंदगी काम के नाम, हमारी ज़िंदगी ऐश के नाम। आहा,
बिल्कुल हम तो अपनी ज़िंदगी के पूरे मज़े लेंगे, कितना मज़ा करेंगे। और ये बोल कर वो बिल्कुल कांग से सरन की तरह एक्ट कर रहा था। तभी लांग सेचुन कहता है हाँ बिल्कुल हम अपने ज़िंदगी में बहुत मज़े करेंगे। और ये बोल कर वो भी उन दोनों की तरह एक्ट करता है। देख कर जियांग जर हंसते हैं, कहता है सीरियसली तुम तीनों के तीनों कितने ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। और ये बोल कर वो हंसने लगता है। वही विंग भी हंस रहा था और पांचों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर जांग से भी आ जाते हैं जो कि ये सब देखकर पूरा एंजॉय करते हैं। फिर वो वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर यानली भी आ जाती है। वो भी उन लोगों को देखकर बहुत प्यारी सी स्माइल करती है। और वहीं इतना टाइम बाद यानली को इतने अच्छे से स्माइल करता देखकर सबको अच्छा लगता है और वो सब साथ में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में यांग भी आती है और फिर साथ में वो सब हंसी मजाक करते हुए अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं और अपना खाना डिनर वगैरह मतलब लंच वगैरह करके वो सब फिर से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वहीं यान ले जो कि जाने वाली तभी कंग से जरा उसका हाथ पकड़कर उससे पूछती है तुमने प्लान पर वर्क किया। जिस पर यान ली अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हैं, कुछ वीडियोस दिखाती हैं, कुछ लेटर्स दिखाती हैं जो कि उसके बैग में थे लिखे हुए। उन सबको दिखाकर कहती हैं इतना काफ़ी है मदर। इस पर कंग से जरा कहती हैं हाँ बिल्कुल और तुम ना थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से रेडी होना स्टार्ट करो ताकि उसे लगे कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुका है। ये सुनकर यानली कहते मदर ज़्यादा नहीं हो जाएगा। इस पर कांग से ज़रा उसके शोल्डर पर मार कर कहती है अरे कुछ नहीं होगा। और ये बोल कर वो यानली को पूरी तरीके से रेडी करा देती है, बिल्कुल तैयार। तभी वांग जी पूछता है मदर किस बारे में बात हो रही है। वही जांग चेन पूछता है मुझे भी बताओ। और वो दोनों जब उनसे पूछते हैं तो कांग से सरन उन्हें भी पूरा प्लान बता देती हैं। सुनकर वांग जी कहता है बिल्कुल मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तभी जांग चेन कहता है मैं भी साथ हूँ और मैं तो आचिंग को बता दूंगा वो भी तुम्हारे साथ होगा। वही वांग जी कहता है मैं भी विंग को बता दूंगा। तभी कांग से कहती है हाँ उन दोनों को भी शामिल करो, उनकी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। ये सुनकर वांग जी कहता हाँ बिल्कुल। और ये बोलकर वो फिर से विंग और आचिंग को वापस बुला लेते हैं जो कि ऑफिस गए ही थे, फिर से वापस बुला लेते हैं। वहीं यांग जो कि उनके साथ जा रहे थे अब उसे अकेले ऑफिस जाना पड़ता है अपने फादर के साथ। और वो दोनों घर आते हैं जहाँ विंग आते ही कहता है वांग जी तुमने मुझे बुलाया, क्या बात है, क्या कुछ काम है, इतना अर्जेंटली बुलाया। वहीं जांगचन भी कहता है शिजैन बताओ ना क्या काम है, मुझे मीटिंग में जाना है जल्दी बोलो। तभी कांग से सरन कहती हैं तुम दोनों नालायक हो इधर आओ। ये सुनकर विंग कहता है मदर। इस पर कांग से सरन कहती हैं अब मुझे ये बताओ तुम दोनों ने यांग का ब्रेकअप करवाया। इस पर वो दोनों कहते हैं अब ये टॉपिक क्यों उठाया जा रहा है। इस पर कांग से सरन कहते हैं क्योंकि अब तुम्हें इनका पैचअप भी करवाना पड़ेगा। सुनकर विंग और जांगचन एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं हम उसे नहीं मनाने वाले। इस पर कांगसन कहते हैं तुम्हें मनाना नहीं है, बस हम जब उसे बुलाएं तुम्हें उस समय पर उसे उस लोकेशन पर भेजना पड़ेगा। सुनकर विंग कहता है आखिर आपके दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है मदर, बताइए, क्योंकि फादर ने मुझे बचपन में ही अलर्ट किया था कि आपके खुराफाती दिमाग से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। तो बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सुनकर कांग से उसे फिर से अपना पूरा प्लान जो कि एक राम कथा के रूप में सुना देती हैं। और ये सुनकर विंग कहता है हाँ तो आपके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है, आई थिंक आपको इस प्लान को मना कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस पर कांस्टेंट कहती क्यों 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 छोड़ना चाहिए, एक मिनट कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि सच में इनका डिवोर्स हो जाए। इस पर विंग कहता अरे नहीं मदर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये प्लान थोड़ा डेंजरस नहीं है, आई मीन अगर उसका गुस्सा और हाई लेवल पर चला गया तो यानली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, समझ रही है ना। सुनकर कांस्टेंट कहते ऐसा कुछ नहीं होगा तुम फिक्र मत करो। इस पर विंग कहता है लगता है आपको ग्रैंडमा बनने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। सुनकर कांस्टेंट कहती है क्या कहा आपने। इस पर विंग कहता है अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ प्लान के लिए। वही जंकिन कहता है मैं तो हमेशा से तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। तभी कांग सरन उन्हें कुछ बताती है और फिर उसके बाद वो सब लोग फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। और अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ कांग सरन ने अपना जो प्लान बनाया था वो आज एग्जीक्यूट होने वाला था और ये इस प्लान का फर्स्ट स्टेप था जहाँ वो लोग मॉर्निंग में अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे। तभी
यान ली नीचे आती है तैयार होकर। यांग यांग जो कि ऑलरेडी नीचे बैठी हुई थी, उसने नॉर्मली अपने कॉलेज के कपड़े पहने थे क्योंकि आज वो कॉलेज जाने वाली थी। वहीं यान ली जो कि नीचे आती है, उसने वाइट कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर एक वाइट कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप, और उसके बाल जो कि खुले हुए थे, उसने मेकअप किया हुआ था और वो लिटरली बहुत प्रिटी लग रही थी। और वहीं उसे देख कर एक पल के लिए तो यहाँ बस देखती ही रह जाती है। और वहीं सब लोग उसके उस रिएक्शन को देख रहे थे। तभी उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, और वो जल्दी ही अपने सेंसेस में आती है और फिर से अपने सर को दूसरी तरफ घुमा के अपने उस रोड पर्सनालिटी को वापस बुला लेती है। ये देख कर कांसी सर अपने सर को हिला कर कहती है, हाँ बिल्कुल अपने पॉप पर गई है। और ये बोल कर वो एक स्माइल करती है, बहुत ही क्यूट वाली। और फिर वो सब साथ में नाश्ता करते हैं, जहाँ वांग जी अपनी शिजी को थोड़ा छेड़ते हुए, यानी कि बात कान में डालते हुए कहता है, शिजी अच्छा बहुत प्रिटी लग रही है, आप कहीं जाने वाली हैं? तभी हाँ सचिन कहता है, शिजी कहीं आप डेट पर तो नहीं जाने वाली? और ये सुनकर यान ली स्माइल करके कहती है, शिचैन कुछ भी। और ये बोलकर वो एक बहुत ही प्यारी और क्यूट सी स्माइल देती है। और वहीं यान यांग जिसके कानों में सारी बातें जा रही थी, उसकी जो पकड़ थी वो स्पून पर बिल्कुल टाइट हो चुकी थी, जैसे कि वो उसे तोड़ने वाली हो। वहीं यान ली अपने बैग को उठाकर कहती है, मदर मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। तभी चंगन कहता है, मैं छोड़ दूँ आपको कॉलेज तक? अरे बोलकर वो बड़े ही अलग ही अंदाज में कहता है। ये सुनकर यान ली कहती है, नहीं मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। फिर वो जाने लगते हैं कि तभी उसका जो बैग था वो फिसल जाता है और उसमें से कुछ लेटर्स वगैरह बाहर निकल कर गिरते हैं। और जैसे ही वो लेटर्स गिरते हैं, जो कि यांगन के बिल्कुल पैरों के पास गिरे थे, और यांगन की नज़र उन पर जाती है जहाँ पर आई लव यू और भी बहुत सारे अजीब अजीब वर्ड लिखे हुए थे, जो कि सिर्फ लवर्स के बीच में होते हैं। आखिर वो तो लव लाइफ जी चुकी है, तो उससे तो पता है कि इस तरीके की चीज़ें कहाँ मिलती हैं। और जैसे ही यांग यांग उन लेटर्स को देखती है, उसकी आइज उसमें कुछ तो चेंजेस आते हैं, थोड़े से चेंजेस। और यांग यांग फिर यानली को देखते जो कि हड़बड़ी में सारी चीज़ें रैप करती हैं, लेकिन वो गलती से या फिर ये कहीं जानबूझकर एक लेटर वहीं छोड़ देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद यांग को वो लेटर अपने पैरों के पास मिलता है। वो उस लेटर को उठाती है और उसे बड़े ही ध्यान से अपनी पॉकेट में रख लेती है। और फिर वो सब लोग अपने अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। वांग जी जिसे विंग उसके स्कूल छोड़ता है और उससे उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश होता है और जैसे ही वांग जी अंदर टर्न होता है, वो देखता है कि उसके दोनों दोस्त वहीं खड़े हैं और वहीं जो नी हुसैन था वो आँखें बड़ी बड़ी करके विंग को देखे जा रहा था। वहीं वांग जी जो कि नी हुसैन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता, हुसैन क्या हुआ तुम्हें? वहीं हुसैन बस विंग को देखे जा रहा था, कहता ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम जानते हो? जिस पर नी हुसैन कहता है, मैं और ये बोलकर वो बस अपनी उन आँखों को बड़ी बड़ी करके विंग को देखा जा रहा था, जिसकी ब्लैक सेडन वहाँ से निकल चुकी थी। और उस ब्लैक सेडन को देखकर जंगशन को यकीन हो जाता है कि वही लड़का था जो उसे उस कैफ़े में दिखाई दिया था। फिर वो जाने उसकी वांग जी की तरफ देख कर कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? कौन है ये और तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? बताओ मुझे वांग जी, कौन है ये? और ये बोलते हुए नी हुसैन बहुत ज़्यादा हाइपर लग रहा था। तो चलिए देखते हैं क्या वांग जी नी हुसैन को अपनी मैरिज के बारे में बताएगा। क्या बताएगा कि जिस इंसान को देखते ही फर्स्ट टाइम नी हुसैन को वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग, डैशिंग लगा था, वो पर्सन और कोई नहीं, हमारे प्यारे क्यूट से वांग जी का हस्बैंड है, उसका अल्फा हस्बैंड। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बड़ा वाला थैंक यू। वैसे तो मैंने कमेंट में लिख दिया है, पर मैं पर्सनली भी बोलना चाहती थी, तो थैंक यू सो मच। आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे प्यार दिया। हालांकि थोड़े ही हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।